हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक गुप्ता और मैं आप लोग को मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहता हूँ। जिसे क्या है कि आज मेरा फर्स्ट वीडियो है और अभी आप भी जानते हो कि नवंबर का मंथ कंप्लीट ही होने वाला है और है ना दिसंबर स्टार्ट होने वाला है। आपका नया सेशन फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स यदि आपके पास देखा जाए तो 3 to 4 मंथ है, मैक्सिमम 4 मंथ मानो, आप 3 मंथ से मानो, क्योंकि अभी अभी सुनने में ये भी आ रहा है वापस थर्ड लेयर आ रही कोरोना की। मैं आपको क्या है ना कि देखिए, जैसे आप जानते हो कि मैथ्स यदि आप पढ़ते हो तो मैथ्स में 2-3 पोर्शन होते हैं और उस पोर्शन में डिवाइड करने में जैसे अलजेब्रिक आता है, जिसमें ज्योमेट्री आता है, दूसरा स्टैटिक्स आने लगता है कभी कभी। तो देखो, आपका मेन यदि आप जैसे मैं आप 9th क्लास के लिए आज पढ़ा रहा हूँ, 9th क्लास के इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देखिए, मेरा फोकस मेन क्या है कि अभी जैसे 3 मंथ्स है तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जो बेसिक और जो बेहतरीन और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों को खासकर समझ में नहीं आते हैं, उन टॉपिक को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप जानते हो कि यदि उन टॉपिक को क्लियर करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री पोर्शन। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सबसे पहले ज्योमेट्री कंप्लीट करूँ, उसके बाद अदर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनको कंप्लीट करूँगा। फिर यदि अपने पास और समय बच जाता है तो फिर जितने टॉपिक अपने पास बचे रहेंगे वो सभी कंप्लीट करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इतने अच्छे से आपको क्लियर समझाऊँ कि जिससे आपके माइंड में वो चीज़ फ्यूचर तक सेट हो जाए। देखिए, मैथ्स क्या होता है, देखो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि मैथ्स मेरे पढ़ाने से बस आपका कंप्लीट नहीं होगा, आपको उस पर बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें सेट होने लगेंगी। तो मैं पर कोशिश करूँगा कि आपको इसी क्लास में इस चैप्टर के बारे में आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दूँ, फिर आगे चल के मैं आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, जिस तरह आपके मतलब है आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, जो एमपी बोर्ड होता है या यूपी कोई भी बोर्ड होता है, किसी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको देना है तो उस बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाता है ये सब आपको मैं क्लियर समझाऊंगा। क्या गलती आप ना करें जिससे आपके नंबर कटें, तो ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा जिससे आप अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सकें। देखो, अभी यदि हम लोग 9th क्लास की बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो 9th क्लास में आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट होती है 6 चैप्टर से, लाइन एंड एंगल। जो यदि अभी देखा जाए तो आपके बहुत सारे मैक्सिमम स्कूलों में ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। तब भी मैं ये जानता हूँ कि बच्चों को मतलब बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि क्या रहता है कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और है ना बच्चे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो मैं आपको समझाऊंगा और यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, और उसको मैं वापस आपको दूसरे आने वाले वीडियो में उस चीज़ को मैं पहले क्लियर करूँगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ाऊँगा आपको। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। और यदि आपको डिसलाइक लगे तो मैं कह रहा हूँ कि आप डिसलाइक डायरेक्ट कीजिएगा, और यदि अच्छा लगे तो आपको लाइक तो करना पड़ेगा। देखिए, यदि हम चैप्टर की स्टार्ट करते हैं तो हमारा चैप्टर लाइन एंड एंगल है। और आपने बचपन से देखा होगा, बचपन से सुना होगा कि हम यदि 4th और 5th की बात करें तो 4th 5th से हम लोग लाइन एंगल के बारे में नॉलेज लेने लगते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग बात करें तो हम लोग लाइन के ऊपर 3 चीज़ें पढ़े होंगे कभी कभी। जैसे सबसे पहले हम लोग रे देखते हैं, दूसरा हम लाइन देखते हैं, और एक होता है हमारा लाइन सेगमेंट होता है। देखिए, अब ये तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा और ये चीज़ लगभग सभी स्टूडेंटों को पता भी होगा इनमें क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि ये जो लाइंस होते हैं, किस लाइन का, जैसे रेस का, लाइन का, ये लाइन सेगमेंट का यूजेस कहाँ पे करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में। देखो, किसी भी चीज़ को आप प्रैक्टिकली समझोगे ना तो आपको लॉन्ग टाइम तक दिमाग में रहेगा। बट यदि आप सोच रहे हो कि उसको है ना, देखो मैं खासकर मैथ्स की बात कर रहा हूँ, साइंस की बात कर रहा हूँ, इंजन, तो इनमें आप यदि समझोगे ना तो इनको आपको लॉन्ग टाइम तक दिमाग में रहोगे। जैसे आप रेस की बात करते हो, रेस में आपको पता है कोई भी लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक फिक्स्ड पॉइंट से जो लास्ट पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी तक रहता है। मतलब जहाँ तक आप डिफाइन करोगे वहीं तक रहेगा, कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं रहता है। तो वो क्या होता है, रे होता है, एक पॉइंट फिक्स्ड होता है, सेकेंड पॉइंट आपका इन्फिनिटी तक जाता है। लाइन की बात करेंगे तो लाइन की जो बोथ साइड्स होती है इन्फिनिटी तक रहती है, मतलब कोई डिफाइन पॉइंट नहीं होते हैं लाइंस में, कोई भी पॉइंट डिफाइन नहीं है। आपको दिख रहा है, आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है। लाइन सेगमेंट की बात करूंगा तो दोनों पॉइंट उसके फिक्स्ड होते हैं।
अब आप देखोगे, आप बचपन से जब 6, 7 या 5th से भी स्टार्ट किए होंगे, आप ये देखे होंगे कि आपको है ना टीचर क्या कहता है कि आप 5 सेंटीमीटर का स्केल से आप लाइन खींचिए। तो वो आप लाइन नहीं खींचते हो, वो आप लाइन नहीं खींचते हो, वो आप लाइन सेगमेंट खींचते हो। जैसे टीचर ने कहा कि आप 5 सेंटीमीटर का खींचिए, 5 सेंटीमीटर खींचिए, तो आप क्या करते हैं, ये 5 सेंटीमीटर जीरो यहाँ से लेते हैं और यहाँ 5 सेंटीमीटर तक करते हैं। तो ये आपका लाइन सेगमेंट होता है, क्योंकि सेगमेंट का मतलब ही होता है कि एक फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, आपके माइंड में ये होना चाहिए किसी लाइन को एक सेगमेंट में क्रिएट करना, एक सेगमेंट में क्रिएट करना, एक आकार में बनाना, एक चीज़ में फिक्स्ड करना, तो वो लाइन सेगमेंट होता है। तो आप 5 सेंटीमीटर का यदि मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो आप यहाँ से 0 स्टार्ट लेंगे, यहाँ 5 जाएंगे। मतलब ये डिफाइन है कि भैया 5 सेंटीमीटर, ना ये 5.5 है, ना 6 है, ना ये अदर है, तो ये आप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट, तो तीनों में डिफरेंसेस बस इतना ही रहता है। अब जैसे आप बोलोगे यूजेस कहाँ पे होता है, जैसे रेस का यूज कहाँ, जैसे कभी आप एंगल की बात, जैसे अभी हमारा ये अगला जो टॉपिक है एंगल है, हम लोग जानते हैं कि कोई एंगल जो बनती है 2 लाइन से बनती है। अब ये लाइन रहती क्या है, ये लाइन ऐसे रहती है, और आप जानते हो कि जब कोई फिक्स्ड पॉइंट हो और सेकेंड जो लाइन के पॉइंट है वो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो वो एक रेस होती है। तो जब 2 रे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो फिर वो जो क्रिएट करते हैं वो एक एंगल होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेस का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, एंगल बनाने में यूज़ हो रहा है। लाइन का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, जब आप है ना कोई ग्राफ बनाते हो तो उस समय आप लाइन का यूज़ करते हो। लाइन सेगमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि जब हम टीचर्स बोलते हैं या कभी क्लास में कोई क्वेश्चन होता है, तो हम लोग कोई स्केल से जो खींचते हैं, जिसको देसी भाषा में पटरी बोलते हैं, तो उससे जब खींचते हैं तो उसको 5 सेंटीमीटर जो करते हैं ए और बी का पॉइंट, उसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से लाइन के बारे में ये तीनों नॉलेज मिल गया होगा। अब आपको मैं आगे पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, अब मैं आपको एंगल के बारे में समझा रहा हूँ। जैसे आपने लाइन के बारे में समझा, अब एंगल क्या होता है। देखिए, अभी मैंने क्लियर किया आपको, कहीं नहीं, 2 रेस, जो 2 रे होती हैं जब एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, तो उस कनेक्ट होने पर जो चीज़ क्रिएट होती है वो आपका एंगल होता है। क्या होता है, एंगल होता है। आपको सपोज पता है, अब आपको ये पता है कि ये रे जब एक दूसरे से कनेक्ट होके एक एंगल क्रिएट कर देती है ना, तो उस रे को ही हम क्या बोलने लगते हैं, आर में बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं, आर में बोलने लगते हैं। यदि 2 रेस जिस पॉइंट में बन रही है, जिस पॉइंट में कनेक्ट हो रही है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सभी चीज़ों को आपको समझा के, यदि कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं उस चीज़ को अगले वीडियो में आपको क्लेरिफाई कर सकूं। जैसे देखो, आप यदि चीज़ें क्लियर नहीं रहेगा, ये बेस है, आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, यदि यही क्लास आपको समझ में नहीं आएगी ना, तो आने वाले क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है। देखिए, यदि ये अच्छे से समझ में, मैं खुद गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा वो आप मेरे से पहले ही बता दोगे, वो आपको नॉलेज मेरे से पहले ही हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ें आप बेहतरीन तरीके से, यदि कोई डाउट है तो आप मुझे बेझिझक पूछिए। और अब देखते रहिए। देखिए, यदि रेस की बात कर रहा हूँ, यदि रेस एंगल क्रिएट कर रहा है तो उसको मैं आर में बोलने लगा। और यदि दोनों रेस जिस पॉइंट में क्रिएट हो रही है, जिस पॉइंट में कनेक्ट हो रही है, उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। और यही रे का जो एंड पॉइंट होता है, जो इसी रे का एंड पॉइंट होता है, उसी पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे सपोज एक ट्रायंगल आपने बनाया, सपोज आपने एक स्क्वायर बनाया, तो आप ये देख रहे हो इसमें 3 वर्टेक्स है। कितने वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स है। इसमें कितने वर्टेक्स है, 4 वर्टेक्स है। सपोज आपने क्यूब बनाया, सपोज आपने क्यूब बनाया, तो इसमें कितने वर्टेक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपको समझ में आया कि वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स एक एंड पॉइंट, किसी लाइन का एक एंड पॉइंट जो होता है वो वर्टेक्स होता है।
जब कोई एंगल क्रिएट होती है तो वो जो रेस होती है वो आर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जो दोनों रेस जब कनेक्ट होता है जिस पॉइंट में, उसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। तो आपको एंगल के बारे में भी नॉलेज पूरा हो गया होगा। अब आपको एक मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। यदि किसी रे में, किसी लाइन में या किसी रे में यदि सपोज 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, कोई भी कितने भी पॉइंट है, यदि किसी रे में जितने पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स एक दूसरे के कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। कैसे पॉइंट्स होते हैं? एक दूसरे के कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। कैसे पॉइंट होते हैं? एक दूसरे के कोलिनियर पॉइंट होते हैं। कैसे होते हैं? एक दूसरे के, यदि किसी सेम लाइन में जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, देखो आपको भी पता होगा, यदि शुरुआत हम किसी भी चीज़ की करते हैं, यदि किसी मैथ की शुरुआत हम करते हैं ना, तो वो मैथ की शुरुआत हमेशा बिंदु से होती है, पॉइंट से होती है। यही पॉइंट जब बार बार मिलते हैं, एक ग्रुप ऑफ पॉइंट मिल जाता है, तो वो एक लाइन क्रिएट कर देता है। देखो जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जितने पॉइंट आप बार बार मिला रहे हो तो वो एक लाइन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, देखो आप एक लाइन क्रिएट हो गया ना, एक लाइन क्रिएट हो गया। तो आपको ये समझ, मैथ्स जो स्टार्ट होती है ना वो पॉइंट से होती है, और जितने पॉइंट्स जब एक लाइन क्रिएट होती है ना तो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर। तो कोई भी चीज़ हो जाए, जैसे आप अब बॉडी बना रहे हो, ये बॉडी के अंदर एक सेल होगा, उस सेल से 2 सेल, 3 सेल, जितने सारे हज़ारों सेल, हमारी बॉडी के अंदर कितने हज़ारों करोड़ों सेल हैं। तो वो सेल जब कनेक्ट हुआ एक दूसरे से तो एक नए आकार में पहुंच गया, एक नया डायग्राम क्रिएट कर दिया। उसी तरह हम जब मैथ्स में बात करते हैं तो बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट ही क्रिएट करके एक लाइन क्रिएट कर देती है। तो एक सेम लाइन में जितने पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स एक दूसरे के कैसे होते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहते हैं ना हम एक दूसरे का। अब जैसे मैं आज यहाँ पे हूँ या आप किसी दूसरे प्लेस पे हो, तो हम दोनों एक दूसरे पड़ोसी हुए क्या? नहीं हुए। पड़ोसी वो होते हैं जो एक पास में साथ में एक ही लाइन पे हैं। जैसे ये लाइन है, इस लाइन के ये इस तरफ, ये तो ये इस तरफ, तो ये एक दूसरे के कोलिनियर हो गए। ऐसा मतलब कि पड़ोसी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये हमारा पड़ोसी है, हमारे बगल में है, इसलिए हम उसको पड़ोसी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये मैं हूँ और ये बगल में जो रह रहा है उसके बगल वाला, वो मेरा पड़ोसी नहीं है। मेरा पड़ोसी ये वाला है क्योंकि ये मेरे पास में है, ये मेरे रो में है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि किसी लाइन में यदि जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स एक दूसरे के कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। सपोज अब मैं ट्रायंगल एक बनाता हूँ, इस ट्रायंगल में ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे के कोलिनियर पॉइंट है। बट सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे के नॉन कोलिनियर पॉइंट है। केवल आपको नॉन लगाना है और कोलिनियर तो वैसे ही लिखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोलिनियर पॉइंट एक सेम लाइन में जितने पॉइंट्स होते हैं एक दूसरे कोलिनियर, और यदि सेम लाइन में यदि पॉइंट नहीं है तो उनको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको एंगल्स के बारे में नॉलेज देता हूँ। आपको एंगल्स के बारे में यदि नॉलेज दूँ तो सबसे पहले आपको बेसिक बता रहा हूँ डायग्राम के हिसाब से। देखो हम लोग क्या है कि है ना, नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन करेंगे या कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली करेंगे, यदि प्रैक्टिकली आपको समझ में आ गया तो वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। अब जैसे देखो, आप जानते हो कि यदि ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, ठीक है। अब यदि आप ये जानते हो कि यहाँ से जो शुरुआत होती है वो 0 से होती है, ये जो पॉइंट होता है ये 90 का होता है, ये होता है 180 का, ये 270 का, और ये अगेन कितने का आता है? 360 का। अब इस डायग्राम के अंदर ही पूरा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो यदि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 0 से यहाँ तक, देखो आप जानते हो कि यदि कभी कोई 90 का एंगल बन जाता है तो उसको हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा बनता क्यों है। पहले आप ये देखो, यदि कोई एंगल बन रहा है 0 से, मतलब 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस है, तो उस एंगल को क्या बोलेंगे हम? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल बोलेंगे? एक्यूट एंगल। जो परफेक्ट 90 पे होगा उसको क्या बोलेंगे हम? राइट एंगल। यदि 90 से ग्रेटर है, 180 से लेस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल
जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण, इसको न्यून कोण, इसको सम कोण, इसको अधिक कोण बोलते हैं। तो देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 90 से लेस हो रहा है, तो वो एक्यूट एंगल हो गया। 90 परफेक्ट 90 पे है तो उसको राइट एंगल बोलेंगे। यदि 90 से अपर है, 180 से लेस है, तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। अब आया आगे। अब देखो आप एक लाइन खींचते हो, जब इस लाइन के बीच में जो एंगल बनता है कितने का होता है? आप ये लाइन देख रहे हो कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये एंगल भी क्रिएट हो गया, तो ये इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? ये जो एंगल क्रिएट हुआ इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। और अब मेन टॉपिक में आते हैं। 180 से यदि ग्रेटर है और 360 से यदि लेस है, तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में सबसे अधिक क्वेश्चन रिफ्लेक्स एंगल से ही पूछा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ट्रिक है, रिफ्लेक्स एंगल डायरेक्टली पूछने से नहीं लेगा कि बताइए रिफ्लेक्स एंगल है कि नहीं है। आपको पता है कि रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से ग्रेटर होगा, 360 से लेस होगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर होना चाहिए कि यदि कोई एंगल की पहचान करना है तो रिफ्लेक्स एंगल में 180 से ग्रेटर होना चाहिए, 360 से लेस होना चाहिए। पर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि भैया आप बताओ 35 सपोज 35 नहीं ले लेते, चलो 85 ले लेते हैं। 85 का रिफ्लेक्स एंगल बताइए, क्या बताइए? रिफ्लेक्स एंगल बताइए। अब इसका रिफ्लेक्स एंगल आप बोल रहे हो कि सर आपने ये बताया कि 180 से ग्रेटर है, 360 से लेस है, तो कहाँ से 85 की बात कर रहे हो? तो इस समय हम लोग के दिमाग में ये होना चाहिए कि रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जब हम लोग 360 से हम लोग क्या कर देंगे, 180 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा आपको? 0 से 5 हो गया, और ये मतलब 35 हो गया, 35 से 8 गया, तो आपके पास कितना हो गया? 27। तो ये आपके पास आंसर आ गया। जैसे अभी मैंने इसके पहले क्या बताया था, 35 का निकालना है। 35 में क्या करोगे आप? 360 माइनस 35, तो आपके पास कितना आएगा? 325। ये आपका, आप देख रहे हो दोनों क्वेश्चन में 275 और 325 दोनों 180 से ग्रेटर है और 360 से लेस है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ें पूरी क्लियर हो गई होगी एंगल्स के बारे में। देखिए आपको मैंने लाइन और एंगल्स के बारे में कंप्लीट कर दिया। कुछ चीज़ें बची हुई है जिसको मैं समझा रहा हूँ, जैसे 2 एंगल्स के बारे में हमने नहीं बताया अभी। देखिए एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये दोनों एंगल्स इंपॉर्टेंट, आपके कोई भी क्वेश्चन है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, जैसे सपोज आपको कोई 2 एंगल्स हैं ए और बी, इन्हीं 2 एंगल्स के बीच जो रिलेशन होती है ना, उस पर ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जब हम किन्हीं 2 एंगल्स को सम करें और सम करने पे 90 आ जाए, सम करने पे एक 90 एंगल बन जाए, तो उसी एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जब किन्हीं 2 एंगल का मैं सम करूं और सम करने पे वो 90 आ जाए, तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मतलब ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ए और बी एक दूसरे के कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। यदि सप्लीमेंट्री की बात करूँ तो किन्हीं 2 एंगल को सम करने पे जब वो 180 क्रिएट हो जाए, 180 हो जाए, जब किन्हीं 2 एंगल्स को सम करूँ तो वो 180 हो जाए, तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। देखिए फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि 2 एंगल्स को सम करूँ और सम करने पे 90 आ जाए, तो उसको मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलूँगा। और सप्लीमेंट्री एंगल कब बोलूँगा? जब 2 एंगल का सम करूँ और 90 नहीं 180 है। देखो आप कंफ्यूज हो गए, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ये सप्लीमेंट्री है कि कॉम्प्लीमेंट्री, ये 90 है, 90 का आए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आना चाहिए, 180 आए तो सप्लीमेंट्री एंगल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सप्लीमेंट्री एंगल आना चाहिए। अब इस पे क्वेश्चन कैसे उठते हैं आपके एग्ज़ाम में? आपके एग्ज़ाम में जैसे सपोज किसी क्वेश्चन में उठाया कि एक एंगल है
पूरा कोई दो एंगल है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और एक एंगल की वैल्यू सपोज 45 है, तो आप मुझे बताइए कि जो बी वैल्यू है उसकी क्या है। सपोज ए की 45 है और आपको पता है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट्री है तो आपको पता हो गया कि वो वाला एंगल क्या है 45 है और टोटल 180 है, सॉरी 90 है। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, माइनस कर दोगे 45 तो आपको पता चल जाएगा कि जो बी का आंसर है वो 90 के कितना है 45 है। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ जाएगा, यदि दो एंगल्स का सम करो और सम करने पे 90 क्रिएट हो जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, यदि दो एंगल का सम करो और सम करने पे 180 क्रिएट हो जाए तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये सप्लीमेंट्री एंगल, और किन्हीं दोनों में से किसी एक एंगल के बारे में बता दिया, आपको सेकंड को लेके आना है। तो आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो गई। देखो आज के क्लास में हम लोग ने लाइन पढ़ा और एंगल पढ़ा। अब मैं आपको पूरी जो क्वेश्चन है, जितने भी चीज़ें हैं मैंने आपको आज पढ़ाया है, सभी चीज़ें मैं एक एक करके समझा रहा हूँ आपको। देखिए लाइन के बारे में हम लोग ने तीन चीज़ें पढ़ी कि एक रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। रे जो एक स्टार्ट होता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और जो लास्ट होता है, जो सेकंड पॉइंट होता है वो एक इन्फिनिटी तक रहता है। आपको दूसरा आपने लाइन पढ़ा। लाइन में क्या होता है कि ये जो पॉइंट होता है ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये पॉइंट ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। थर्ड आपकी पढ़े थे, आपने क्या पढ़ा था, रे पढ़ा, लाइन पढ़ा, लाइन सेगमेंट। मैंने बताया कि जैसे टीचर्स या क्लास में आप जब स्केल का यूज़ करते हो, पटरी का यूज़ करते हो, तो जो लाइन क्रिएट करते हो 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, आपको पता है 5 सेंटीमीटर खींचे तो वो 5 सेंटीमीटर है ना। ऐसा तो नहीं कि 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ये 9 सेंटीमीटर हो गया, एक फिक्स्ड है, तो वो लाइन सेगमेंट। तो आपको तीन चीज़, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट कहाँ पे यूज़ होता है वो भी मैंने अपने वीडियो में आपको समझाया पूरे वीडियो के शुरुआत में। उसके बाद हम लोग एंगल्स में आते हैं। एंगल भी किन्हीं दो रे को जब मिक्स करते हैं, जो कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने पे जो बनता है एंगल आपको बन रहा है वो एंगल बनता है। और उस समय एंगल क्रिएट होने के बाद वो जो दोनों रेस होती है उस रेस को हम वर्टेक्स बोलने लगते हैं, और उस रे को हम आर में बोलते हैं, और वो जो रे होती है उस रे का जो एंड पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे आपको मैं समझा देता हूँ कि यदि सपोज मैंने कोई यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, आपको पता है ये ट्रायंगल का ये जो पॉइंट होता है वर्टेक्स पॉइंट होता है। आपको मैंने वीडियो में समझा दिया था, वापस समझा रहा हूँ कि जो एंड पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा आर में समझ में आ गया, ये सभी इसके आर में, साइड है ना, साइड को ही हम आर में बोलेंगे, इसके फॉर्म में क्या बोलेंगे, आर में बोलेंगे। आपको ये क्लियर हो गया एंगल। अब एंगल कितने टाइप के होते हैं, जैसे आप 0 से स्टार्ट करो और 90 से लेस हो तो वो कैसा होगा, एक्यूट एंगल। यदि परफेक्ट 90 पे है तो उसको बोलेंगे राइट एंगल। यदि 90 से ग्रेटर है, 180 से लेस है तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल। यदि 180 पे है तो हमको पता है कि एक लाइन 180 की बनती है, तो इसका मतलब स्ट्रेट एंगल। 180 से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ कि 180 से यदि ग्रेटर है और 360 से लेस है तो वो रिफ्लेक्स एंगल। अब आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि रिफ्लेक्स एंगल कैसे पूछे जाएंगे। आपको रिफ्लेक्स एंगल हमेशा याद रखना है कि 180 से ग्रेटर है और 360 से लेस है, ये होगा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्लियर हो गया। और दो चीज़ें मैंने और समझाया था आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दो एंगल्स का सम करते तो 90 हो जाता है, और सप्लीमेंट्री में जब दो एंगल का सम करते तो 180 हो जाता है। अब दो चीज़ें मैंने बीच में आपको और समझाया था, एक कोलिनियर पॉइंट समझाया था, एक कोलिनियर और एक नॉन कोलिनियर, दो चीज़ें समझाया था। कोलिनियर में बताया था जब एक सेम लाइन पे, किसी सेम लाइन पे जितने पॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, कोलिनियर पॉइंट। और सेम लाइन ना हो जब अदर लाइन, जैसे ये सभी मैंने ट्रायंगल बनाया आपको, इस ट्रायंगल में ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये एक दूसरे के कैसे हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। जब अदर लाइन्स हो, दो अदर लाइन्स के बीच में जो पॉइंट्स हो उनके बीच रिलेशन बनाना हो तो वो एक दूसरे के नॉन कोलिनियर पॉइंट है। देखिए मेरे हिसाब से मैंने आपको
इस लाइन और एंगल चैप्टर का इंट्रोडक्शन का हर एक पॉइंट मैंने अच्छे से कवर किया है और अच्छे से आपको समझाया है। अब जैसे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम एक्सरसाइज पे आएंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे और आने वाले टॉपिक में जो भी आपकी चीज़ें होंगी, किस तरह आपको क्वेश्चन को करना है। जैसे ज्योमेट्री क्या होता है ना, देखो आपको नॉलेज रहता है पर किस तरह क्वेश्चन को लिखना है, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को किस तरह किस फॉर्मेट में लिखना है वो इम्पॉर्टेंट होता है। आपको मैं ये समझाऊंगा किस तरह आपको क्वेश्चन लिखना है जिससे आपको फुल टू फुल मार्क्स गेन हो। जैसे अभी आपकी 9th क्लास है, आने वाले टाइम पे आपका 10th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो जाता है और उस क्लास में जैसे आपने 9th में अभी क्लियर नहीं किया ना अपने फॉर्मेट को, समझने का तरीका, लिखने का तरीका नहीं समझाना, तो आपको इसकी प्रॉब्लम आपको 10th क्लास में होगी। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि ज्योमेट्री जो पोर्शन होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको लिखने का तरीका। आपको जो फॉर्मेट होना चाहिए ना वो शानदार होना चाहिए, जिससे जो टीचर्स हैं ना, जो चेकर होते हैं ना, वो बहुत ही आपसे इम्प्रेस हो जाए। सो मैंने आपको लाइन एंगल के बारे में पूरा नॉलेज दे दिया है जितना मेरे से हो सका, और जितना आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है या एनसीईआरटी में जो आपके चैप्टर में है उसके हिसाब से मैंने पूरा नॉलेज दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब और चैनल को बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन, नए नए वीडियोस जैसी आए आपको मिलते रहें। और जय हिंद, धन्यवाद।